गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता रचना प्रक्रिया एवं उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखेंगे। आप जानते हैं कि सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तीन अंक का प्रश्न होगा और एक 2 अंक का। इस वीडियो में हम लोग कविता की रचना प्रक्रिया और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो कविता लेखन प्रक्रिया को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कविता क्या है। तो कविता साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोगत भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यानी कविता साहित्य की एक ऐसी विधा है, अनेक विधाएं हैं, गद्य है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है। तो कविता साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोगत भाव को, मन के भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कविता लेखन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। सबसे पहले संवेदनाएं एवं अनुभूतियां। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति में एक रचनाकार छिपा होता है, लेकिन जब तक संवेदना या अनुभूतियां नहीं होंगी तब तक कविता आकार नहीं ले सकती है। हर व्यक्ति के मन में किसी घटना को देखकर संवेदना नहीं उत्पन्न होती है। कुछ ही भावुक एवं सहृदय होते हैं जिनके मन में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। उस घटना को लेकर अनुभूतियां होती हैं। रचनाकार समाज में घटित घटनाओं को देखता है और तीव्र संवेदना से उसे आत्मसात करता है, अनुभव करता है, अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं और उन अनुभूतियों को वह कविता के रूप में व्यक्त करता है। सुमित्रानंदन पंत की इन पंक्तियों को आप देखिए। क्रौंच पक्षी की वेदना से पहले कवि का जन्म हुआ था। वाल्मीकि ने उसको लिखा था संस्कृत में और उसी को हिंदी में लिखा सुमित्रानंद पंत ने। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो यह है पहली आवश्यकता। जब तक संवेदनाएं नहीं होंगी, अनुभूतियां नहीं होंगी, कविता की रचना नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं। दूसरा चरण है शब्द चयन। शब्दों का चयन, चुनाव कविता के लिए सबसे जरूरी है। भाव एवं भाषा के अनुसार शब्दों का चयन करना। किसी भी रचनाकार को पहले शब्दों के साथ खेलना पड़ता है, उनके साथ मेलजोल बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के किसी शब्द और उसके अर्थ की सही समझ हो पाती है और उसका सटीक प्रयोग हो पाता है। आप निराला जी के बारे में जानते हैं। निराला जी रात भर कविताएं लिखते थे और सुबह उनके घर में अनेक पोस्ट कार्ड फटे हुए मिलते थे। पोस्ट कार्ड पर लिखते थे, शब्दों का चयन ठीक न होने से उस पोस्ट कार्ड को फाड़ देते थे, फिर दूसरे पोस्ट कार्ड पर लिखते थे। तो सबसे जरूरी है शब्दों का चयन। भाव एवं भाषा के अनुसार किसी भी रचनाकार को पहले शब्दों के साथ खेलना पड़ता है, उनके साथ मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर किसी शब्द और उसके अर्थ की सही समझ हो पाती है। और जब शब्द की सही, अर्थ की सही समझ हो जाएगी तो फिर उसका सटीक प्रयोग हो पाएगा। बिंब विधान कविता रचना की दूसरी अनिवार्य शर्त है बिंब का निर्माण। बिंब, दृश्य, चित्र। बाहरी संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। बाहरी जो संवेदना होती है हमको, वो मन के स्तर पर एक बिंब के रूप में बदल जाती है, एक चित्र के रूप में उभरती है। कुछ विशेष शब्दों या दृश्य को देखकर मन के भीतर कुछ दृश्य, कुछ चित्र उभर आते हैं, वही बिंब कहलाते हैं। अब बिंबों के होने से क्या है, कविता हमारी स्मृति में हमेशा के लिए बनी रहती है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल, देह जैसे हिल रही हो, उषा कविता में पढ़ा गया है।
यहाँ उषा के झिलमिल सौंदर्य को गौर वर्णा रूपसी के झिलमिल सौंदर्य के रूप में, बिंब के रूप में दिखाया गया है। तो कवि ने उषा का सौंदर्य देखा, झिलमिल सौंदर्य, और एक चित्र उभर गया किसका? नील जल में गौर वर्णा रूपसी के झिलमिल सौंदर्य का, और उसको वहां उसने जोड़ दिया। तो इस बिंब के होने से यह कविता स्मृतियों में बनी हुई है और बनी रहती है। तीसरा है छंद। नेक्स्ट है छंद। आज आप जानते हैं कि छंद मुक्त कविताएं लिखी जाती हैं। पहले भक्त कवियों ने या अन्य पुराने कवियों ने छंदों में कविताएं लिखी, लेकिन आज मुक्त छंद में कविताएं लिखी जाने लगी हैं। फिर भी छंदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे चित्रपट संगीत वाले के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना जरूरी है। हमने पढ़ा है लता मंगेशकर जी के बारे में। आपको पता है कि चित्रपट संगीत के साथ साथ उनको शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान था। तो छंद का ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि छंद का ज्ञान होने से अर्थ की लय और उसकी गति को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है रस एवं अलंकार। रस और अलंकार का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि रस क्या है? काव्य की आत्मा है और अलंकार उसका आभूषण है। रस और अलंकार होने से कविता का आकर्षण बढ़ जाता है। ओके, इन छंद, अलंकार, रस आदि के साथ साथ कुछ और भी बातें कविता रचना प्रक्रिया के लिए जरूरी होती हैं। वह क्या है? पहली बात तो यह कि एक रचनाकार के अंदर गागर में सागर भरने की कला होनी चाहिए। कम शब्दों में उसे अपनी बात स्पष्ट करने की प्रतिभा होनी चाहिए। कविता समय विशेष की उपज होती है। आप जानते हैं कि हर देश काल में अलग अलग कविताएं लिखी गईं। भक्ति काल में भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी गईं। रीति काल में श्रृंगार विषयक कविताएं लिखी गईं। आज की कविताओं का विषय समसामयिक है, कहीं प्रकृति से है, कहीं पर्यावरण से है, कहीं देश की वर्तमान स्थिति से है। तो कविता समय विशेष की उपज होती है, इसलिए समय विशेष की प्रवृत्तियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। समय विशेष की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या विशेषताएं हैं, इनको भी जानना जरूरी है। तभी समय के अनुसार वह कविता प्रासंगिक हो सकती है। ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए किसमें? एक रचनाकार में, जो स्वयं की अनुभूतियों को सामाजिक अनुभूतियां बना सके। हमारी अपनी अनुभूति समाज की अनुभूतियों से तालमेल बैठा सके। नहीं तो पता चले कि हमारी अनुभूति कुछ और हो और सामाजिक अनुभूतियां कुछ और हो। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की रचना के लिए शब्द कितने आवश्यक हैं? अब देखिए, जितना हम लोग पढ़े, शब्द कितने आवश्यक है पूछा जा सकता है। संवेदना या अनुभूतियां कितनी आवश्यक हैं, छंद कितने आवश्यक हैं, रस एवं अलंकार कितने आवश्यक हैं, उनको अलग अलग से पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप रचना प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं। उन्हीं को थोड़ा एलोबोरेट कर देंगे। आप यह भी जानते हैं कि 40 से 50 शब्दों के अंतर ही प्रश्नों के आंसर लिखना होगा। वर्ड लिमिट कितनी है? 40 to 50 वर्ड्स। तो कविता की रचना प्रक्रिया में शब्द क्यों आवश्यक और कितने आवश्यक हैं? कविता क्या है? शब्दों का खेल है। शब्दों का ही तो खेल है और उसमें कुछ नहीं है। हमारे सामने कविता किस रूप में है? शब्दों के रूप में है। तो कविता शब्दों का खेल है। किसी भी रचनाकार को पहले शब्दों से ही खेलना पड़ता है, उसे शब्दों से मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, तभी अर्थ की लय एवं गति की समझ हो पाती है। तभी वह अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार, कथ्य के अनुसार प्रॉपर और पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल करता है। तो कविता शब्दों का खेल है। रचनाकार को पहले शब्दों से ही खेलना पड़ता है, उसे शब्दों से मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, मित्रता करनी पड़ती है, और तब जाकर के शब्द की और अर्थ की लय एवं गति समझ में आती है।
अंग्रेजी कवि W.H. आर्डेन ने कहा है, प्ले विथ वर्ड्स, यानी आरंभ से ही शब्दों से खेलना सीखें। कल्पना करें कि आप एक विद्यार्थी हैं, कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित एवं अनजान हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं, वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्द के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनके साथ मेलजोल बढ़ाना क्या करता है? शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परत को खोल देता है। यानी शब्दों से खेलना, उनके साथ मेल जोड़ बनाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परत को खोलना है। कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान से जुड़ना है, और शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। बड़े बड़े साहित्यकार शब्दों से खेलते रहे हैं। उदाहरण के लिए रघुवीर सहाय जी की रचना देखी जा सकती है। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता? अरे भैया, तोता होता। यह है शब्दों से खेलना। ओके, आगे देखते हैं। शब्दों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ही श्रृंगार रस की कविताओं में जहां माधुर्य गुण से युक्त कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है, वहीं वीर रस की कविताओं के लिए ओज गुण से युक्त ओजस्वी शब्दों का, सही शब्दों के चयन से ही कविता में आकर्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, कविता के लिए बिंब एवं छंद कितने आवश्यक हैं? बिंब को अभी समझा है आपने। बिंब बहुत आवश्यक है। बताया गया कि बाहरी संवेदना जो होती है वह मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। जो भी संवेदना होती है वह मन में हमारे बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों या दृश्यों को देखकर मन के भीतर कुछ चित्र उभर आते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे बिंब का निर्माण करते हैं। कविता में बिंब होने से वह हमारी स्मृतियों में हमेशा के लिए बनी रहती है। बिंब क्या है? कविता के भाव को पकड़ने में सहायक होते हैं। कविता ऐसी चीज है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण और श्रवण, इसी आधार पर स्पर्श बिंब होता है, स्वाद बिंब होता है, श्रव्य बिंब होता है, घ्राण बिंब है, स्पर्श बिंब है। तो स्पर्श, स्वाद, घ्राण मतलब सूंघना, दृश्य मतलब देखना और श्रवण मतलब सुनना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो स्पर्श, स्वाद, घ्राण, दृश्य और श्रवण रूपी 5 अंगुलियों से पकड़ा जाता है। कविता को समझने के लिए ये 5 अंगुलियां हैं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो स्पर्श बिंब है। किसी चीज का स्पर्श करके समझा जा सकता है कि कविता क्या है, कैसी है। स्वाद है, स्वाद मतलब आनंद आना है। तो इनके माध्यम से हम आसानी से कविता के भाव को समझ लेते हैं। बिंबों के माध्यम से कविता का भाव स्पष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिंब वह चित्र हमारी संवेदनाओं को स्पष्ट कर देते हैं, हमारी अनुभूतियों को स्पष्ट कर देते हैं। जो कवि कहना चाहता है, जो कथ्य है, जो भाव है, उसको स्पष्ट कर देते हैं। तो बिंबों का होना बहुत जरूरी है। और बताया गया कि जो संवेदना, बाहरी संवेदना होती है, मन के स्तर पर वही बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्द या दृश्य को देखकर मन के भीतर कुछ चित्र उभर जाते हैं, और यही स्मृति चित्र शब्दों के सहारे बिंब बन जाते हैं, बिंब में बदल जाते हैं। और जिस कविता में बिंब है वह कविता हमारी स्मृतियों में बनी रहती है। और बिंबों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। ज्ञानेंद्रियां स्पर्श है, स्वाद है, घ्राण है, श्रवण है, दृश्य है। ये 5 हमारी अंगुलियां हैं, समझिए, जिनके सहारे हम कविता को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब शमशेर बहादुर सिंह की कविता आपने पढ़ी है, उषा, उसमें एक दृश्य बिंब देखिए,
नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ नीले जल में किसी गौर बाणा रूपसी के झिलमिल सौंदर्य की कल्पना, नीले जल में किसी गौर बाणा रूपसी के झिलमिल सौंदर्य का जो बिंब है, जो कल्पना है, उससे उषा के झिलमिल सौंदर्य को आसानी से समझा जा सकता है कि जैसा नीला जल गोरा शरीर, वैसे ही उषा के समय श्वेत मिश्रित कालिमा। ऐसा ही वातावरण होता है जैसा वातावरण आपने देखा, गौरवर्णा रूपसी के झिलमिल सौंदर्य को देखा, कहाँ? नीले जल में। और जो वातावरण जो जैसा दिखा वैसा ही उषा का सौंदर्य होता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने भी चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों एवं बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। यह याद करने वाली चीजें हैं, समझने के साथ साथ याद कर लेना इनको बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।